नमस्कार मित्रों। दस देश में आप लोगों का स्वागत है। यह हमारा सीधी बात सेगमेंट जहां पर बातें बिना घुमा फिरा के होती है। तो आखिर बटोगे तो कटोगे का नारा दिल्ली पहुंच चुका है और आम आदमी पार्टी भी इस नारे का उपयोग कर रही है। चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पर, क्योंकि 23 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से प्रचार करने के लिए। ऐसे पे इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं 10 देश। दोस्तों, अगर पिछले 6 महीने में किसी नारे ने देश की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे है। इस नारे का प्रभाव यह रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जिस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी खो रही थी, योगी आदित्यनाथ ने इस नारे के साथ भाजपा को वह ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया जिससे वह देश की राजनीति में फिर से अपने कॉन्फिडेंस को वापस पा लिया है। और वर्तमान समय में जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव चल रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और भाजपा यह दोनों प्रमुख दावेदार लग रही हैं कि दिल्ली में सत्ता वह अपनी स्थापित कर सकती हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह नारा प्रमुखता से इस चुनाव में छाया रहेगा। चलिए पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उनकी एक उम्मीदवार यूज कर रही हैं बटोगे तो कटोगे का नारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सरिता सिंह की, जो है दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। उन्होंने कहा है कि मैं तो दिल से सपोर्ट कर रही हूं इस नारे का, क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों ने अपना वोट बांटा और भाजपा यहां पर चुनाव जीती तो दिल्ली को मिलने वाली सुविधाएं कट जाएंगी। ऐसे में यह नारा दिल्ली की राजनीति के लिए बहुत उचित है। अच्छा, इस नारे का प्रयोग भाजपा की ओर से कपिल मिश्रा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर बट गए तो हमें काटने वाले तैयार बैठे हैं। तो दिल्ली का चुनाव वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रहे हैं। इस चुनाव में यह समझ में आ रहा है कि दिल्ली का चुनाव इस बार इंटरेस्टिंग है और तीनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि वो सत्ता यहां पर स्थापित कर लें। अगर आप दिल्ली के चुनाव को देखेंगे तो 2013, 15 और 20 इन तीनों चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर माहौल तैयार था। 2013 में 28 सीटों की प्राप्ति करना यह अपने आप में आश्चर्यजनक था, क्योंकि उस दौरान आम आदमी पार्टी के निर्माण को मात्र 4 से 5 महीना ही हुए थे। ऐसे में उस पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया वह अपने आप में सबको अचंभित कर गया था। लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन ने सबको हिला कर रख दिया। देश की राजनीति में इस तरह की मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। 70 सीट में 67 सीटों पर विजय की प्राप्ति हुई थी आम आदमी पार्टी को, और 2020 में उन्होंने अपने प्रदर्शन को दोहराया था। 62 सीटें प्राप्त की थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2025 अरविंद केजरीवाल की पहली परीक्षा। यह पहली परीक्षा क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे का रीजन यह है कि अभी तक दिल्ली में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखा ही नहीं गया था। 2015 में तो एक तरफा जीत की उम्मीद हर किसी ने की थी। यहां तक कि 2015 से 20 के बीच में जिस तरह से दिल्ली में राजनीति हुई थी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, उसमें 2020 में सबको उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। और वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना प्रदर्शन दोहराया था और 62 सीटें प्राप्त की थी। लेकिन 2020 से 2025 के बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और उनके विधायकों के खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हो चुके थे, यहां पर आना शुरू हो चुका था। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे पहला तो सीए एनआरसी को लेकर जो दिल्ली में शाहीन बाग का मूवमेंट हुआ, उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए, उसमें आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों पर भी आरोप लगे और आम आदमी पार्टी ने उस मुद्दे को जिस तरीके से डील किया उस पर भी वहां के लोगों को, अभी भी उस बात पर वहां के लोगों का गुस्सा हमको दिखाई देता है। और इस वजह से माइनॉरिटी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से छिटकते हमको दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस की ओर वह वोट जाते हमको दिख रहे हैं। तो सीए एनआरसी को लेकर जो वहां पर इश्यूज बने थे, दिल्ली दंगे हुए थे, उस वजह से आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी गिरी है। सेकंड, कोविड का केस। कोविड के दौर पर जिस तरीके से दिल्ली से पूर्वांचल के लोगों का पलायन शुरू हुआ और उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। यहां तक कि कई लोगों ने अभी तक यह कहा है कि जैसा मैनेजमेंट दिल्ली सरकार का उस दौरान रहा वह अच्छा नहीं था, और इस वजह से शायद इस बार पूर्वांचली समुदाय नहीं जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। यह साफ यहां पर दिखाई दे रहा है।
और कांग्रेस के लिए पूर्वांचलियों के अंदर भी एक यहाँ पर सिंपैथी आ रही है, और इसके अलावा भाजपा, और जिस तरह से भाजपा ने गठबंधन किया है, एलजेपी और जेडीयू को एक सीट यहां पर दी है, इस वजह से भाजपा को इसका फायदा होता दिखाई दे रहा है। थर्ड, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वह है एससी का मुद्दा। अगर हम दिल्ली को समझें तो यहाँ पर 17% आबादी जो है वो दलित आबादी है, और 12 सीटें यहाँ पर वो एससी कंस्टिट्यूएंसी हैं। ऐसे में दलित समुदाय का वोट यहाँ पे प्रमुख रोल निभाता है। और पिछले 2 साल में राहुल गांधी की राजनीति जिस तरीके से जातिगत जनगणना आरक्षण के मुद्दे को लेकर चली है, और अभी लोकसभा में जो मुद्दा हुआ आरक्षण का, और वहां पर बी आर अम्बेडकर को अमित शाह ने जिस तरह से वहां पर बयान दिया, यह मुद्दा भी दिल्ली चुनाव में काफी कारगर रहने वाला है। और राहुल गांधी की राजनीति ऐसी है कि इस समय दलित मुस्लिम वोट बैंक उनकी ओर जाता हमको दिखाई दे रहा है। तो यह भी एक समस्या आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर उठ रही है। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय दिल्ली में है, वह है भ्रष्टाचार का मुद्दा। आम आदमी पार्टी का निर्माण दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुआ था। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनी पार्टी को बनाया, और मेन जो मोटो था वह था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरते हमको दिखाई दे रही है। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे में दो मुद्दा प्रमुखता से यहां पर उठा हुआ है। पहला मुद्दा तो यह है कि शीश महल, जिसे जो अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है, मतलब जो सीएम हाउस बनाया गया है, इस सीएम हाउस को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां पर जैसा इस पूरे कैंपस को बनाया गया, उसमें ओवर एक्सपेंडिचर जो है यहां पर हुआ है, ज्यादा खर्च यहां पर किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल उस सीएम हाउस की वजह से भी घिरते दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे उम्मीदवार और कई सारे नेता जो हैं वो जेल जा चुके हैं, यहां तक अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। तो इस वजह से यह बात समझ में आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी खिलाफ कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। जैसा माहौल इस बार यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे में भाजपा इस बार यहाँ पर मुकाबले में दिखाई दे रही है, और कांग्रेस का अकेले मजबूती से चुनाव लड़ना यह भी भाजपा के पक्ष में जाता हमको दिख रहा है। तो अब इस चुनाव में एंट्री होने वाली योगी आदित्यनाथ की 23 तारीख को उनकी पहली सभा दिल्ली में होने वाली है। प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ। ऐसे में इस महाकुंभ का प्रभाव आपको पूरे भारत देश में दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से इस बार इसका प्रमोशन हुआ है, लोगों तक यह बात पहुंची है कि हमें कुंभ जाना है, गंगा स्नान करना है, इस वजह से इस समय योगी के लिए एक अलग तरह का माहौल देश में दिखाई दे रहा है। 22 तारीख को प्रयागराज महाकुंभ में होने वाली है यूपी कैबिनेट की बैठक, और उसके बाद योगी जाएंगे दिल्ली, और वहां पर उनके उस नारे का इफेक्ट देखने को मिलेगा जो था बटोगे तो कटोगे। अब इस नारे का प्रभाव अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो बहुत बड़ा पड़ा है भारतीय राजनीति में। आप देखेंगे इस नारे के बाद भाजपा ने 2 बड़े राज्यों में विजय प्राप्त करी है, पहला हरियाणा और दूसरा महाराष्ट्र। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि लोकसभा में भाजपा की बहुत बुरी हार हुई थी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में होने वाला जो उपचुनाव था वहां पर 9 में से 7 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई। तो यह एक प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है कि इस नारे की वजह से भाजपा के लिए एक माहौल यहां पर बन रहा है, और योगी आदित्यनाथ इस नारे को प्रमुखता से लेकर चलने वाले हैं। तो बटोगे तो कटोगे दिल्ली चुनाव में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भाजपा के लिए रहे हैं जो उनको सफलता प्राप्त करवाए हैं। लेकिन हाँ, इस नारे का प्रभाव झारखंड में देखने को नहीं मिलता। भाजपा वहां पर हारी है। यहां तक कि जिन जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रचार किया था, भाजपा का प्रचार किया था, वहां पर भी भाजपा को बहुत बड़ी जीत प्राप्त नहीं हुई है। तो इस नारे का प्रभाव अगर देखा जाए, झारखंड को छोड़ दिया जाए, तो काफी हद तक भाजपा के पक्ष में गया है। और आरएसएस और भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी स्वयं, वह भी इस नारे को इंडोर्स करते हमको दिखाई दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली के चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा के लिए हो सकता है कुछ सीटों पर वह उसका फायदा करवा जाएं। लेकिन हाँ, चुनाव इंटरेस्टिंग है, और इस बार के चुनाव में सरकार किसकी बनेगी कह पाना आसान नहीं है। लेकिन अभी भी मामला अरविंद केजरीवाल की तरफ लगभग 55% का दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा बहुत पीछे नहीं है, और जैसा माहौल बन रहा है, अगर कुछ दाएं बाएं की गलतियां नहीं हुई तो हो सकता है हमको यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिल जाए। दोस्तों, बाकी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।